नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। उम्मीद है कि आपकी भी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरी भी बढ़िया चल रही है। कमेंट करके आप बताएं आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है और कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ने हैं। और आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3 उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम ग्राम सभा की बैठकों कृत्य पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 अध्याय 1 देख लिया, जो सेक्शन 1 से 10 तक था, और हमने उस वीडियो को बना रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी फुल कोर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 बात करेंगे, जिसमें ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य होंगी। सेक्शन 11 और सेक्शन 11 का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य, कब कब उसमें फैसला होता है, कब कब उसमें बैठकें होती हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ तैयारी करूंगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 11 आज हम देखेंगे। सेक्शन 11 हम देखेंगे ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष, मतलब प्रतिवर्ष अगर कोई ग्राम सभा बन चुका है, जिसका गठन हो चुका है, तो उस ग्राम सभा में प्रत्येक ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 2 सामान्य जनरल बैठक होंगी। 2 सामान्य बैठक होंगी, एक धान कटने के बाद और एक गेहूं कटने के बाद, मतलब एक खरीफ की फसल कटने के बाद और दूसरा रबी की फसल कटने के बाद, जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता जो उस ग्राम का प्रधान होगा वो करेगा। लेकिन इसमें एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है देखते हैं। प्रतिबंध यह है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर। अब सदस्य कौन होता है? सदस्य आपको पता होगा, हर ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान होता है, उसके अलावा जितने भी गांव में वार्ड होंगे उन वार्डों में सदस्यों का चुनाव होता है, वही सदस्य हैं। अगर आपके गांव में 15 वार्ड सदस्य हैं तो 1/5 मतलब 3 अगर मांग कर रहे हैं, या तो कोई नियत प्राधिकारी जैसे सेक्रेटरी हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया या ग्राम विकास अधिकारी होगा, अगर ये मांग करते हैं कि कोई बैठक बुलाई जाए इन 2 प्रति जो सामान्य बैठकें होती हैं साल में, उनके अलावा, तो ऐसी मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा मांग होता है 15 सदस्य वाले गांव में 3 मेंबर मांग करते हैं, या कोई प्राधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी या एडीओ पंचायत या बीडीओ ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर मांग करता है कि एक बैठक बुलाई जाए, तो मांग से 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीति से प्रकाशित किया जाएगा, और जो भी बैठक होगी उसके डेट पहले बताया जाएगा और उस बैठक को संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद भी इसमें एक प्रतिबंध है। अब क्या प्रतिबंध है इसको देखते हैं। अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि प्रधान यथा पूर्वोक्त बैठक बुलाने से चूक करे तो नियत प्राधिकारी नियत की जाने वाली अवधि के भीतर बैठक बुला सकता है। अगर प्रधान बैठक नहीं बुलाता है किसी कारणवश, तो जो भी नियत प्राधिकारी है उस समय उस अवधि के भीतर एक बैठक बुला सकता है। अब ग्राम सभा की किसी बैठक की गढ़ पूर्ति मतलब कोरम कि इतने मेंबर होने ही चाहिए। तो ग्राम सभा की किसी बैठक की गढ़ पूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी। 1/5 मतलब वही की 15 सदस्य वाली टीम की 3 मेंबर होने चाहिए। किंतु प्रतिबंध यह है कि गढ़ पूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गढ़ पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ये हुआ क्लियर। अब देख सकते तीसरे में क्या कहा गया है। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है। ग्राम सभा जो होगी, जो बैठक हो रही है, वो ग्राम पंचायत को सिफारिश करेगी और सुझाव क्या क्या दे सकती है, इस पे हम बात करते हैं। ग्राम सभा कौन हुआ? जो सभा जो लगी हुई है उस समय गांव में, जनरल बैठक जिसे हम बोल रहे हैं, साल में 2 बार होना अनिवार्य है, रबी फसल और खरीफ फसल के बाद, उसमें हुआ
ग्राम पंचायत को सिफारिश भी कर सकती है किसी काम के लिए और सुझाव भी दे सकती है। तो क में देखते हैं वह क्या सिफारिश और सुझाव दे सकती है। तो ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो तो ग्राम सभा में जितने भी मेंबर बैठे हैं वो दे सकते हैं। सिफारिश भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, या गलत हुआ है, या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद ख में देखते हैं पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्त वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट मांग सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, या तो कोई सुझाव दे सकते हैं कि ग्राम सभा में ये प्रस्तावित विकास कार्य होना चाहिए। ये आराम से वो दे सकते हैं। और वो मतलब अंतिम निर्णय जो होगा वो प्रधान का होगा और पंचायत सचिव का होगा कि उनके जो विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट या प्रस्तावित वो दे रहे हैं उनको करवाना है या नहीं करवाना है। इसके बाद ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि हो। मतलब जैसे कोई जैसे जाति पात है भारत में, हिंदू मुस्लिम है, धर्म वाले सिस्टम है, तो एक गांव में ग्राम समाज की जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि हो, बढ़ी रहे, कोई दिक्कत ऐसी इस प्रकार की ना हो ग्राम सभा में। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं, प्रधान हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि किसी इस प्रकार से वोट न मांगा जाए लोगों को कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगा जाए और उनमें आपस में मतभेद कराया जाए। तो चलते देखते हैं अब आगे क्या होता है। ग्राम में बात है ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम लगवाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है अडल्ट शिक्षा, मतलब बड़ी शिक्षाओं का ऐसा कोई अगर अगर कोई सुविधा मिल पा रहा है ब्लॉक से या जिला से या प्रदेश सरकार से तो उसको कार्यक्रम को करवाना चाहिए, ऐसा सिफारिश या सुझाव दिया जा सकता है ग्राम सभा में। इससे अन्य मामले जैसे नियत किए जाए, ऐसे और भी कोई अगर मामले हैं तो इन पर भी ध्यान दिया जा सकता है, सिफारिश और सुझाव दिया जा सकता है। बात करते हैं 11 के सब सेक्शन 4 की। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझाव पर सम्यक विचार करेगी। क्या करेगी? ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की सिफारिशें और सुझाव पर सम्यक विचार करेगी। विचार करेगी, अगर उसे काम सही लगता है तो करेगी और सही नहीं लगता तो नहीं करेगी। कोई उस सिफारिश और सुझाव के लिए ग्राम पंचायत बाध्य नहीं है। उसके बाद सब सेक्शन 5 में ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी, अर्थात संपादन करेगी सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाएगा और ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करेगा। ये कौन अधिकारी है जिससे हमें हमारे गांव में विकास योजना आ सकती है। ये सब काम ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करे। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। और गांव में जो भी विकास, हमारे गांव में, आपके गांव में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत ने तो काम लाकर धरातल पर रख दिया और ग्राम सभा की इसके बाद जिम्मेदारी है उस कार्य को सहायता दे, जिस प्रकार का सहायता दे सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ेगी, और उस काम को खत्म कराएं और अच्छे से खत्म करा के योजना को संपूर्ण कराएं, संपन्न कराएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमने देख लिया ग्राम पंचायत की बैठकें, 2 बैठक होंगी साल में जनरल, और अगर उसके अलावा कोई बैठक करानी है तो नियत अधिकारी या 1/5 का जो कोरम है उसके द्वारा कराई जा सकती है। 30 दिन के भीतर वो बैठक हो जाएगी और उस बैठक में ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को सुझाव और सिफारिश दे सकती है और ग्राम पंचायत उनके सुझाव और सिफारिशों पर सम्यक विचार करेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 3 क को, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। 11 का है इसका सेक्शन होगा, 11 धारा 11 का ग्राम पंचायत का प्रधान जो होगा कैसे होगा, क्या होगा, अब इसमें देखते हैं। तो जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वही ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो कि उसका अध्यक्ष होगा। अब जो ग्राम पंचायत है, अब हम ग्राम पंचायत को समझेंगे। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सब अलग अलग चीजें हैं। ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग बैठेंगे। कौन बैठेगा ग्राम पंचायत में? चुने हुए लोग, और एक अधिकारी बैठेगा जो कि हमारे ब्लॉक से आएगा। अब ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा
जो उस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी होगा। ठीक है। सब सेक्शन 2 में हम देखते हैं 11 क के राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधानों के पदों को अनुसूचित यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी यानी कि ओबीसी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर ग्राम पंचायत ग्राम सभा में पदों की आरक्षण किस प्रकार से की जाएगी, वो उसकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि किस गांव में एससी सीट होगी, एसटी सीट होगी, महिला सीट होगी, या तो ओबीसी सीट होगी, या तो अनारक्षित सीट होगी। अनारक्षित मतलब उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें प्रतिबंध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्ति वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। तो मतलब जो राज्य सरकार में जो चली आ रही है, जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण की सुविधा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाएगी। अग्रेतर प्रतिबंध यह है, इसके अलावा भी एक प्रतिबंध है, इसको देखते हैं। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी जो आरक्षण है हमारे देश में वो 27% है। कितना है 27%। 27%, ठीक है। एससी आरक्षण कितना है 12.5%, नहीं 15.5% एससी, 7.5% एसटी, मतलब 22.5% हो जाता है एससी एसटी का मिला के, 27% हो जाता है ओबीसी का, कुल मिला के हो जाता है 49.5%। और यही बार दिया गया है कि इसके आगे भारत में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। तो ओबीसी के जो प्रधानों की संख्या होगी, आरक्षण जिस पे दिया जाएगा वो 27% होगी, और प्रधान वो 30% भी बन सकते हैं, 35% भी बन सकते हैं, 50% बन सकते हैं, क्योंकि अनारक्षित सीटों में सारे लोग प्रधानी लड़ेंगे, उसमें ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, जीतेगा भी। मतलब 27 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रतिबंध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है। अगर ओबीसी वर्गों के आरक्षण हमें नहीं, मतलब जनसंख्या नहीं पता किसी ग्राम विशेष या जिले विशेष में, तो हम उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है सर्वेक्षण करा के। ठीक है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है उपधारा 2। उपधारा 2 जैसे ये था आरक्षण वाला, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग वाला, तो उपधारा 2 के अधीन, उसमें उपधारा 2 में हमने किसकी बात करी, तो ओबीसी की बात करी, एससी की बात करी और एसटी की बात करी। लेकिन हम धारा 3 में किसकी बात करें, देखिए उपधारा 2 के अधीन आरक्षित प्रधानों की पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद यथाशक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग को महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मतलब जो भी आरक्षण दिया गया उपधारा 2 में एससी को, एसटी को और ओबीसी को, उन्हीं आरक्षण में से उनकी महिलाओं को भी, मतलब सीट जैसे किसी भी गांव में सीट होंगी आरक्षण में, तो पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति महिला, ऐसे मतलब कुल मिला के इस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। 1/3 मतलब 33% महिलाएं भी उन कैटेगरी में चुनाव लड़ेंगी, और अनारक्षित जब सीटें होंगी तो उसमें महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी अनारक्षित में भी महिला होती हैं, क्योंकि अनारक्षित में भी 33% महिलाओं की हिस्सेदारी है ग्राम पंचायत में। अब तो कानून भी आ चुका है लीगल रूप से पूरे हर जगह, भारत के विधानसभा में भी और लोकसभा में भी 33% महिलाओं की हिस्सेदारी अब होने वाली है। तो देखा आपने, SC ST OBC में भी 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और अनारक्षित सीटों भी 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की। सब सेक्शन 4 कहता है प्रधानों की पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद जिसमें उपधारा 3 के
अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षित हो गया? 33, कितना? 33%, यानी कि 1/3। कितना? 1/3। देखते हैं सब सेक्शन 5 को। इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में जैसे नियत हो आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो भी आरक्षित जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा वो हर गांव में हर बार बदला जाएगा। जैसे हमारे गांव में इस बार सीट SC की है, तो उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की कि किस ग्राम में वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से अगली बार कौन सी सीट होगी, किस प्रकार का आरक्षण होगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। देखते हैं सब सेक्शन 6 को। सब सेक्शन 6 में इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है? आपको जानना होगा, सबसे पहले हमें जानना होगा, हमें भी जानना होगा, आपको भी जानना होगा कि ये अनुच्छेद 334 है, ये क्या है। अनुच्छेद 334 है, ये है कि जब देश आजाद हुआ, जब हमारा कानून संविधान बना, तो उस समय कहा गया अनुच्छेद 334 में कि आने वाले 10 सालों के लिए SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा हर जगह, एजुकेशन में, चुनाव में, मतलब हर जगह उन्हें 10 सालों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अगर उनकी सुधार होती है, उनके सामाजिक आर्थिक रूप से अगर वो और आगे बढ़ते हैं तो ये आरक्षण हटा दिया जाएगा। अगर नहीं बढ़ पाते, पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हो पाता है, तो ये आरक्षण चलता रहेगा अगले 10 साल के लिए, फिर अगले 10 साल के लिए। तो अभी जो है ये अनुच्छेद 334 2030 तक के लिए है, 2030 तक चलता रहेगा। फिर एक सर्वे होगा, अगर उसमें भी SC और ST की जो आबादी है उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया होगा, तो फिर ये 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये अनुच्छेद 334 जो है वो मतलब अनुच्छेद 334 जिस दिन खत्म होता है, उस दिन से SC और ST का जो भी आरक्षण जिस भी विभाग में है, या चुनाव में हो या कॉलेज में हो, सब खत्म कर दिया जाएगा। तो स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी। स्पष्टीकरण यह है 334 में दिया गया है कि अनारक्षित सीटें जो भी होंगी उसमें SC, ST, OBC या कोई भी महिला, किसी भी वर्ग की महिला हमेशा चुनाव लड़ सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनारक्षित में भी 1/3 सीटें महिलाएं लड़ सकती हैं। अगर अनारक्षित सीटें हैं तो उस पर तो लड़ ही सकती हैं, लेकिन महिलाओं को भी उसमें 1/3 दिया ही जाता है। अब बात करते हैं धारा 11 के ख की, तो उसमें प्रधानों के निर्वाचन पे बात होगी। चलिए देखते हैं प्रधानों का निर्वाचन कैसे होता है। प्रधानों का निर्वाचन कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में प्रधानों का निर्वाचन तक देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम अगले चीजों को देखेंगे। कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबंध, अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 पद धारण करता है तो क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। अब धारा 11 के ख को देखते हैं। प्रधानों का निर्वाचन, इसमें सब सेक्शन 1 है। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। मतलब प्रधान कौन बनेगा गांव का? अगर आपका नाम उसी गांव के वोटर लिस्ट में है तो आप उस गांव में प्रधान बन सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी सदस्य का भी चुनाव आप उस गांव में नहीं लड़ सकते। और दूसरी बात, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। अब देखते हैं सब सेक्शन 2 में, यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है, समझिए सामान्य निर्वाचन हो रहा है, अगर उसमें प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है, कोई चुनाव नहीं लड़ता है या किसी वजह से प्रधान का निर्वाचन नहीं हो पाता है, और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम, और 2/3 से कम यानी 15 सदस्य वाले गांव में 2/3 मतलब 5, 10 सदस्य भी नहीं चुने जाते हैं, 2/3 मतलब 10 सदस्य भी नहीं चुने जाते हैं, तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा, या तो राज्य सरकार या तो उस जो गांव, जिस ब्लॉक के अंडर में वो गांव आता होगा, उसका BDO
क्या कर सकता है? देखिए, पहला, प्रशासनिक समिति, इसमें ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए इसी संख्या में जैसे वो उचित समझे हर व्यक्ति होंगे। वो जो प्रशासनिक समिति बनाएगा वो वीडियो जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों को घोषित करेगा कौन कौन सदस्य है, और वो अहर व्यक्ति होंगे तो उन्हें घोषित कर देगा। अनहर और अहर हमने पहले वीडियो में पढ़ा तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है, या तो प्रशासक नियुक्त कर देगा, किसी को भी जो प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है उस ग्राम में। अब सब सेक्शन 3 देखते हैं। प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा। यानी कि प्रशासनिक समिति जो बनाई जाएगी वह 6 माह तक ही बनाई जाएगी। उसके बाद अगर कोई कुछ 6 महीना और बढ़ाना है तो उस पर फैसला राज्य सरकार की होगी, नहीं तो 6 महीना के बाद ही चुनाव करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की। तो उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर ऐसे नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गए व्यक्ति यदि कोई हो तो ऐसे प्रधान या अस्थायी सदस्य नहीं रह जाएंगे, और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। अगर उस गांव में चुनाव नहीं हो पाता है, कोई प्रधान नहीं चुना जाता है, तो जो पिछली पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान था या सदस्य था या बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य था, अब वो कोई नहीं सदस्य रह जाएगा, सबका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो जो भी प्रधान या समितियां जो भी ब्लॉक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दी जाएंगी, उन्हीं में सारी ग्राम सभा की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे और वही उसका निर्वहन और संपादन करेंगे। इसके बाद सब सेक्शन 5 में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। जो प्रशासनिक समिति बना के दी गई है ब्लॉक या राज्य सरकार द्वारा, यही उस ग्राम का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। वही ग्राम पंचायत है और वही अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनको संपादन और ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य होंगे अब उस प्रशासनिक समिति द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि गांव में निर्वाचन करके प्रधान या सदस्य नहीं चुने गए हैं। अब इसमें प्रतिबंध यह है कि उपधारा 2, क्या प्रतिबंध है? उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात, अब उनके नियुक्ति के पश्चात यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ग्राम पंचायत के सम्यक रूप से संगठित किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्ति नहीं हुई है, राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है। ये राज्य सरकार का फैसला है कि अगर वो समझे कि ग्राम पंचायत में सब कुछ सही हो चुका है, ग्राम पंचायत वाले वोट देना चाहते हैं, अपने आप में ही किसी को नेता प्रधान बनाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी भी उस समय उस ग्राम पंचायत में चुनाव करा लिया जाए और अपने डायरेक्ट चुन के प्रधान और सदस्य को चुन लिया जाए। प्रशासक समितियां जो भी हैं या प्रशासक जो भी ब्लॉक या राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है उसको वापस ले लिया जाए और उसकी जो भी प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्ति उसकी कर दी जाए। इसके बाद देखते हैं सबसेक्शन 6 में क्या बात की जा रही है। सबसेक्शन 6 में बात हुई, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रधान की जो पदावधि है वो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी। मतलब जो प्रशासक ने समय बिताया है उससे कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव हुआ उसके बाद जो ग्राम प्रधान का कार्यकाल है 5 सालों का, उसके बाद ही वो समाप्त होगी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रधान का निर्वाचन, उसका कार्यकाल कितना कितना है, कतिपय एक साथ 2 पदों को धारण करने का क्या क्या प्रतिबंध है, कैसे कैसे हो सकता है, उसके बाद रोक कैसे लगाई जा सकती है 2 पदों के लिए, पंचायत क्षेत्र की घोषणा कैसे होती है, इन सब के बारे में हम और 12 में ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है
और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिएगा। आप सभी का स्वागत है। हम और आप मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे और इस बार ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर दिखाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।